हेलो एवरीवन, आज की कहानी है माँ की परीक्षा। निरुपमा जी अपने कमरे में अंधेरा करके चुपचाप बैठी थी। तभी आवाज आई, अम्मा आप यहाँ कमरे में अंधेरा करके कब तक बैठी रहेंगी? इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। मैं जानती हूँ कि आपका और बाबूजी का बंधन बहुत पुराना और एक मजबूत कड़ी से बंधा था, लेकिन उम्र और इस जिंदगी पर किसी का बस नहीं चलता और आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस करती हैं? मैं हूं ना आपका दर्द बांटने के लिए। हाँ मेरी बच्ची, एक तुम्हारी वजह से ही तो मैं अब तक जिंदा हूँ, वरना का वो फिर से एकदम शांत हो गई। निरुपमा जी के हंसते खेलते जिंदगी में कभी इस तरह भी अंधेरा छा सकता है, वो सोच भी नहीं सकती थी। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह सर उठाकर जी सके। दोनों बेटों की नौकरी लगते ही वो दूसरे शहरों में जाकर सेटल हो गए थे, तो निरुपमा जी अपने पति अनुपम जी के साथ शांतिपूर्वक गांव में ही अपना जीवन बिता रही थी। 2 मंजिला मकान में ऊपर की मंजिला पर एक अच्छा सा परिवार किराए पर रख रखा था और नीचे वह दोनों खुद रह रहे थे। आसपास पुराने पड़ोसी और मित्र थे। दोनों को ही अच्छी कंपनी मिल जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन रात के समय अनुपम जी के सीने में दर्द हुआ, जिससे पहले तो गैस समझा गया, लेकिन फिर अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह हार्ट अटैक था। मृत्यु ने इतनी मोहलत भी नहीं दी कि बेटे बहू आ पाते। उससे पहले ही निरुपमा जी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। उसके बाद निरुपमा जी तो जैसे पति की मौत के बाद बिल्कुल बेसुध सी हो गई थी। उस 10 मिनट के अंदर उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। निरुपमा जी की हालत देखकर मित्रों एवं पड़ोसियों ने बहुत सहायता की। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ आए और माँ को दोनों तरफ से कंधे पकड़कर सहारा दिया। शोकमग्न निरुपमा जी को पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। पति के अंतिम संस्कार के बाद जैसा कोई कहता वैसे ही करती जाती थी। फिर धीरे धीरे उनके सेंस लौटने शुरू हुए और उन्होंने ध्यान दिया कि घर में क्या हो रहा है। यह ध्यान तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के कुछ लोग शोक प्रकट करने आए हैं और बेटों ने उन्हें मई के भीषण गर्मी में आंगन में बिठा दिया। वह अंदर से देख रही थी और उन्हें बुरा लग रहा था कि वह इतनी गर्मी में बाहर बैठे हैं। पास बैठी पुरानी घरेलू सहायिका से उन्होंने कहा, उनके लिए ठंडा पानी ले जाओ। यह देखकर उनकी बड़ी बहू ने छोटी बहू की तरफ व्यंग्य से इशारा किया। निरुपमा जी ने उनके इशारे को समझ लिया। वो समझ गई कि वो कहना चाह रही है कि पति के मृत्यु जैसा बड़ा दुख होने पर भी उनका ध्यान दूसरों पर है। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बाकी सारी बातों पर उनका ध्यान चला गया। अनुपम जी और निरुपमा जी ने हमेशा आर्थिक सामाजिक स्तर का ध्यान रखे बिना घर आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान किया था। आज उनके बेटे ने गरीब और देहाती कहकर इतनी गर्मी में उन लोगों को अंदर तक नहीं आने दिया जो शोक प्रकट करने आए थे। ये उनका घर था और वह अपने घर में ऐसा होते हुए नहीं दिख सकती थी। उनके बेटे सबको निर्देश देते घूम रहे थे। पिता के ना रहने पर उन्होंने खुद ही घर के मालिक का स्थान ले लिया था। 13वीं तक सारा कार्यक्रम ठीक से निपट गया। अब रिश्तेदार भी अब सब लौट चुके थे। दोनों बेटे उनका बहुत ध्यान रख रहे थे। बहुएं तो उनके आगे पीछे घूम रही थी। सब काम निपट जाने के बाद बेटों ने सरिता जी से कहा, माँ बैंक चलकर जरूरी काम निपटा लेते हैं, आप अकेली क्या क्या देखेंगे, इसलिए एफडी और लॉकर के सामान की ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो हम दोनों के नाम आ जाए, जिससे आपको झंझट से छुटकारा मिले। वह समझ गई कि बेटे क्या चाहते हैं और उनके साथ बैंक चली गई। लेकिन बैंक पहुंचकर उन्होंने मैनेजर से बात करके लॉकर, एफडी और अपने अकाउंट में बेटों को नॉमिनी बना दिया। हर जगह उनका नाम और पति दोनों का नाम था।
पति के न रहने पर जरूरी कागजात प्रस्तुत करने के बाद सब कुछ उनके नाम आ गया था और जब उन्हें नॉमिनी की आवश्यकता थी जो उनके न रहने पर संपत्ति का मालिक बन सके, बेटों को तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि माँ अभी भी सब कुछ संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने निरुपमा जी को समझाना शुरू किया कि माँ, पैसा और कीमती सामान सब समेटकर हमारे साथ चलो, आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? ऊपर के घर का तो किराया मिल ही रहा है, नीचे का घर भी किराए पर लगा देते हैं और फिर बाद में अच्छे दाम मिलने पर बेच देंगे। बहू को भी आज कोई ऐतराज नहीं था निरुपमा जी को उनके साथ चलने से, क्योंकि पैसा और संपत्ति जो मिलने वाली थी यह वही बहुएं हैं जिन्हें सास की छोटी छोटी बात का इतना बुरा लग जाता था कि वह घर में बखेड़ा खड़ा कर देती थी। और आज इस सास की सेवा के लिए बहू उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। हालांकि जब भी कभी तीज त्योहार पर बेटे बहुएं आते थे तो वो कुछ भी नहीं कहती थी, उनकी जैसी मर्जी होती बहुएं रहती, जिस तरह से रहना चाहती रहती, जहाँ जाना चाहती जाती। वह और उनके पति भी कुछ नहीं कहते थे। निरुपमा जी सोच रही थी कि जिन बेटे बहू ने पिता के जीते जी अपने माता पिता को एक बार भी अपनी मर्जी से अपने साथ चलकर रहने के लिए नहीं कहा, वह आज अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिन बहुओं ने आज तक उन्हें एक गिलास पानी तक भी उठाकर नहीं दिया, वह आज बार बार उनके खाने पीने की सहूलियत में जुटी हुई है। और छोटी बहू तो आंगन में बैठ निरुपमा जी की इतनी खिदमत में लगी हुई है कि वह एक पल के लिए भी हाथ से पंखा झुलाना नहीं भूल रही थी। यह वही बहू थी जब निरुपमा जी अपने पति के साथ अपने छोटे बेटे के घर आई हुई थी। अनुपम जी को कुछ सीने में दर्द की समस्या ज्यादा बढ़ गई थी। बेटे ने उनके इलाज के लिए अपने पास बुला लिया था, यह कहकर कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए बार बार गांव और शहर के बीच झूलता रहूं। एक दिन अनुपम जी को नींद नहीं आ रही थी, शायद गाड़ियों के शोर शराबे की वजह से वो परेशान हो रहे थे, इसलिए वह रात में टीवी देखने लगे। ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 11 ही बज रहे थे तो कुछ देर बाद बहू अंदर से दंदनाते हुए आई और अनुपम जी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दिया और तुनक कर बोली, यह आपका गांव नहीं है कि जो आप जी में आए वह करेंगे, यह मेरा घर है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। आप जाइए यहाँ से, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। इतना कहकर बहू मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर अनुपम जी की नम आंखों से वही धम से सोफे पर बैठ गए थे। यह सब निरुपमा जी दूसरे कमरे से देख रही थी और अपने पति की हालत देख उनकी आंखों में आंसू उतर आए थे। बहू के व्यवहार से निरुपमा जी का मन उन दोनों की तरफ से खिन्न हो गया था और दोनों अगले ही दिन वापस लौट आए थे। बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ऐसे अचानक क्यों जा रही हो। करीब साल भर बाद बड़े बेटे ने फोन किया, माँ आपके पोते का परसों जन्मदिन है, आपका पोता जिद कर रहा है कि अगर आप दोनों नहीं आए तो वह केक नहीं काटेगा। निरुपमा जी और अनुपम जी दोनों ही नहीं चाहते थे, पर वह छोटे बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी बड़े बेटे के घर पहुंच गए। पोता दूर से ही देखकर दादा दादी से लिपट गया। केक काटने की बारी आई तो पोते ने जिद करके दादी दादू के हाथ से ही केक काटा तो बहू का मुंह बन गया था। निरुपमा जी सब समझ रही थी, पर वह बेचारी अपने 8 साल के पोते को कैसे समझाती। केक कटिंग के बाद सब मेहमान खाना खा रहे थे। खाना खाते समय अनुपम जी ने जैसे ही रसगुल्ला का दोना उठाया तो उनके हाथ से कागज का दोना गिर गया, जिस कारण रस मेज पर फैल गया। तो बहू ने सब मेहमानों के सामने ही अनुपम जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। अनुपम जी बेचारे बच्चों की तरह उस बिखरी हुई रस को देख रहे थे। निरुपमा जी दौड़कर आई और कपड़ा लेकर मेज को साफ किया। बेटा चुपचाप बहू के बगल में खड़ा देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। अभी अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ था कि दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चल दिए थे और आज यही बच्चे पिता के मरते ही माँ के आगे पीछे घूम रहे थे।
निरुपमा जी बोली, तुम सबकी अपनी अपनी जिंदगी है जिसमें तुम लोग किसी की दखल नहीं चाहते, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा ने कभी भी किसी बात पर ऐतराज नहीं किया। बेटे बोले, हाँ यह तो सही है। तब वह बोली, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हर बात को हमने इस तरह स्वीकार कर लिया है जैसे तुम स्वीकार करते हो? अब तक अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडर्न और श्रेष्ठ समझने वाले बच्चे चौंक उठे। एक बेटे ने पूछा, इसका क्या मतलब है माँ? क्या आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने कहा, अच्छा लगेगा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी है, जिसमें तुम्हारी इच्छाएं होती है और वही होता है जो तुम लोग चाहते हो, इसी तरह से हमारी भी जिंदगी है। हमारी भी चाहते हैं, मित्र हैं और लाइफ स्टाइल है। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटे बहू चौंक उठे। क्या माँ आप भी अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर सकती हैं? यह तो उन्हें पता ही नहीं था। दूसरा बेटा कुछ नाराज होकर बोला, आप नहीं जाएंगे तो आप अजनबियों के बीच अकेले रहेंगे। कुछ हो गया तब क्या होगा? उन्होंने कहा, यह अजनबी नहीं है, उनके साथ मैं और तुम्हारे पापा ने जिंदगी का एक लंबा सफर गुजारे हैं। हम सबके घर एक साथ ही बने। हम सबकी आयु लगभग बराबर है, इसलिए हमारी समस्याएं भी एक जैसी है। घर में काम करने वाली सालों से काम कर रही है, पहले से कहीं अधिक वो मुझे और मेरी जरूरत को जानती है। थोड़ा रुक कर वो आगे बोली, सबसे बढ़कर यह मेरा घर है जहाँ मैं और तुम्हारे पापा ने एक साथ जिंदगी बिताई है। वह अब नहीं है, पर यहाँ उनका एहसास है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहूंगी। बेटे बहू को नहीं पता था कि इतनी शांत, सरल, मितभाषी और हमेशा एडजस्ट करने वाली माँ अंदर से इतनी स्ट्रांग है। जब दोबारा उन्होंने कहा कि कहीं आपके साथ पैसों का फ्रॉड ना हो जाए, तब निरुपमा जी बोली, मैं और तुम्हारे पापा जीवन साथी थे, इसलिए उन्होंने हर काम में मुझे अपने साथ रखे। चाहे वह घर के कागज हो, टैक्स हो, कोई बिल हो या इन्वेस्टमेंट हो, सब के बारे में मुझे पता है और मैं आसानी से इन सब कामों को हैंडल कर सकती हूँ। वह समझ रही थी कि जब तक उनके हाथ में संपत्ति है तब तक उनका सम्मान सुरक्षित है, नहीं तो बेटे बहू को सब कुछ सौंप देने के बाद वह बेचारी माँ बनकर रह जाएंगे। बहू ने भी प्रयास किया और कहा, मम्मी जी, क्या आपको हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लगता? आपने कभी मना क्यों नहीं किया? निरुपमा जी मुस्कुराते हुए बोली, रहन सहन सबका एक जैसा कैसे हो सकता है बहू? और फिर जैसे कि तुम लोग कहते हो पुरानी जनरेशन के विचार अपनाना मुश्किल है, वही मैं भी कह रही हूँ कि मेरे लिए भी नए जनरेशन के विचार अपनाना मुश्किल है। तुम लोग भी तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी तरह से नहीं रह सकते हो, फिर मैं इस उम्र में खुद को क्यों बदलूं? बेटों के चेहरे पर यह भाव कि आखिरकार एक दिन उन्हें संतान की सहायता लेनी पड़ेगी पढ़कर उन्होंने कहा, भविष्य के लिए मैं कुछ नहीं सोचती, जब जो होना होगा होगा, लेकिन पहले से ही मैं हथियार डालकर जिंदगी से लड़ना बंद क्यों कर दूं? और फिर बेटों की पीठ थपथपाते हुए बोली, जब मुझे जरूरत होगी तब तुम्हें बुला लूंगी, और यह सब जो मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, पर अभी मेरा आराम करने का समय पूरी तरह से नहीं आया है। सहेलियां, पड़ोसी, फुलवारी, सहायता और किराएदार परिवार मेरा परिवार बन गया है। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। जो बेटे बैंक बैलेंस और संपत्ति आपस में बांट लेने और माँ हर दशा में हमारे साथ एडजस्ट कर ही लेगी, इसलिए हम हमारे साथ बारी बारी से बनी रहेगी, यह सोचने वाले दोनों बेटे और संपत्ति पाने के बाद उनका क्या करना है, यह प्लान बनाने वाली दोनों बहुएं चुपचाप लौटने की तैयारी कर रही थी और इस बात से खुश हो रहे थे कि चलो माँ के मरने के बाद सब कुछ, पैसा, सारी जायदाद उनकी ही होगी, क्योंकि अब तो माँ ने उन्हें अपने जायदाद का नॉमिनी बना दिया है। बेटे बहू आज निरुपमा जी के साथ दौलत के लालच में हर तरह से एडजस्ट करने को तैयार थी। एक दिन निरुपमा जी बाथरूम से निकल रही थी कि उनका पैर फिसल गया और उनके एक पैर में बहुत ज्यादा चोट आ जाने के कारण वह बिस्तर पर आ चुकी थी। यहाँ तक कि वह सारे काम बिस्तर पर ही
करने के लिए मजबूर हो गई थी। निरुपमा जी ने बेटों को फोन कराया तो वह 2-3 दिन बाद निरुपमा जी को देखने पहुंच गए। बेटा ने माँ की हालत को देखकर दुखी होने का दिखावा किया और दोनों बहुएं तो बस निरुपमा जी को दूर से ही देख रही थीं। निरुपमा जी बोली, बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। इस माँ को अब तुम्हारी सेवा की जरूरत है। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? हम यहाँ रहकर आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? जब तक आप ठीक होंगी हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। हम आपकी देखभाल के लिए एक मेड रख देंगे, वह आपका सारा काम कर दिया करेंगी। निरुपमा जी ने बहू को परखने के लिए उनकी तरफ उम्मीद से देखा तो दोनों निरुपमा जी से नजरें चुराने लगी। निरुपमा जी समझ गई कि बेटों को अपने बैंक बैलेंस का नॉमिनी बनाते ही उन्होंने अपनी माँ की तरफ से कन्नी काट ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि माँ के बाद तो सारा पैसा उनका ही होगा। निरुपमा जी के घर कई सालों से काम करने वाली झरना उनकी देखभाल में दिन रात जुट गई। उसके बेवक्त आने जाने में परेशानी होती थी तो निरुपमा जी ने उसे अपने घर का एक कमरा उसे और उसके बच्चे को दे दिया। बेचारी विधवा थी, पहले भी निरुपमा जी उसकी हर तरह से मदद करती थी, उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। झरना की सेवा पाने से निरुपमा जी 2 महीने में एकदम स्वस्थ हो गई और एक दिन वह अपने बैंक गई और अपनी सारी एफडी और बैंक बैलेंस की नॉमिनी झरना को बना दिया। यहाँ तक कि निरुपमा जी के पति ने जो 10 बीघा जमीन रोड के किनारे खरीदी थी वह भी और सब झरना के नाम कर दिया। बेटों को जब यह सब पता चला तो वह हवा की रफ्तार से तेज दौड़ते हुए निरुपमा जी के पास पहुँचे। माँ, आपने यह सब क्या कर दिया? आपके बेटी बहू क्या मर गए थे जो सारे जायदाद झरना के नाम कर दी? एक बेटा बोला, मुझे इसी बात का डर था। तो निरुपमा जी की बहू तुनक कर बोली, मुझे तो पहले से ही झरना के लक्षणों का पता था, जरूर इसी ने माँ जी को बहला फुसला कर सब अपने नाम करवा लिया होगा। इतना कहकर निरुपमा जी की बहू ने झरना की चोटी पकड़ ली तो निरुपमा जी ने खींचकर एक तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, उसे हाथ भी लगाया तो यह बाल मैंने कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं जो मैं किसी के बहकावे में आ जाऊंगी। मैं यह सब अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में उसके नाम किया है। पर माँ, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर तो हमारा हक था ना। हक? किस हक की बात कर रहे हो बेटा तुम? हक तो तुम्हारा भी था कि तुम अपने इस बीमार माँ की सेवा करते, लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि इस माँ की तुम्हारी क्या जरूरत? कौन इस बुढ़िया के अब सुसु पॉटी साफ करेगा? और कई सारे बहाने बनाकर मुझसे छुटकारा पाकर चले गए। एक माँ तो कभी अपने बच्चों की सुसु पॉटी साफ करने से नहीं कतराती, कोई बहाना नहीं बनाती। दिन में 10 बार भी वह हंसकर उस बच्चे को साफ करती है। फिर वही बच्चे अपने असहाय माँ बाप की सेवा करने से क्यों कतराते हैं? अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटों ने सर झुका दिया। तो बड़ी बहू बोली, लेकिन आपने तो जमीन के बारे में हमें कभी नहीं बताया, वरना हम भी आपकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। निरुपमा जी हैरानी से देखने लगी। निरुपमा जी मुस्कुराकर बोली, शायद इसीलिए तुम्हारे ससुर जी ने मुझे इन सब के बारे में बताने से मना किया था, ताकि मैं बुरे वक्त में अपने बच्चों के रंग देख सकूं। तुम लालच में मेरी सेवा करते, लेकिन उस बच्चे ने निस्वार्थ भाव से मेरी दिन रात सेवा की। तुम्हें तो यही लगा कि माँ ने हमें अपनी सब चीज की नॉमिनी बना दिया, तो अब उसके मरने के बाद सब तुम्हारा ही होगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटे उनके पैरों में गिर गए, लेकिन निरुपमा जी समझ चुकी थी और उन्होंने उन बच्चों को माफ करने से इनकार कर दिया और गुस्से से बोली, तुम जैसे स्वार्थी बच्चों के साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। चारों बेटे बहू अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए और झरना ने भी निरुपमा जी के प्रति एक बेटी का फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।